WWE बैड ब्लड का जो पेपर व्यू था ना, इतना ज़्यादा अच्छा था और WWE ने एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा परफॉर्म किया। इतने सारे रिटर्न्स एक ही शो में देखने को मिलेंगे, इतनी बड़ी मोमेंट्स देखने को मिलेंगी और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि इतने से पेपर व्यू से 2-3 घंटे के शो से इतनी सारी बड़ी पॉसिबिलिटीज आगे के लिए बन जाती हैं। तो इस वजह से, सारे रीजंस की वजह से बेस्ट था बैड ब्लड। जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे बहुत बेटर था। लेकिन हम रिव्यू कर चुके हैं, हम मैचेस को रेट कर चुके हैं असली अखाड़ा के पॉडकास्ट पे। उसके बाद क्या देखने को मिला शो के, उसके बारे में बात कर चुके हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 मोमेंट्स की, टॉप 10 शॉकिंग मोमेंट्स की, और उसको 10 से लेकर नंबर 1 तक रैंक करेंगे कि क्या मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट मोमेंट्स थी। बिकॉज आई डोंट थिंक कि इसके बाद हम कभी बैड ब्लड की स्पेसिफिक मोमेंट्स के बारे में कभी बात करेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं ये बात करना चाहता हूं, आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं। और सिर्फ इतना नहीं, मैं चाहूंगा कि कॉमेंट्स में आप लोग नीचे जाएं और अपनी टॉप 10 मोमेंट्स का ऑर्डर मुझे बताएं जरूर। हो सकता है कि मोमेंट सारी की सारी सेम हो, बिकॉज इतनी ज्यादा थी भी नहीं, लेकिन डेफिनेटली आपकी लिस्ट में देखना चाहूंगा। नंबर्स ऊपर नीचे होंगे और वही उसमें मजा आता है। तो हम रेट जरूर करेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखते रहें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे मूवमेंट आती है वो वाली, जब डोमिनिक मिस्टीरियो गलती से या फिर अपने स्मार्ट तरीके से शार्क केज को खोल देते हैं और उल्टा लटक जाते हैं। ट्रिपल एच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात करी किस तरीके से वो यूएस में पिन्याटाज नहीं होते जिनको भाई मारते हैं और उनमें से कुछ कैंडी गिरती है, वो तोड़ना होता है, ऊपर कुछ लटका हुआ। इंडिया में भी कुछ होता है, मैं एग्जैक्टली उसका नाम भूल चुका हूं, मैं कमेंट्स में जानना चाहूंगा। लेकिन उससे कंपेयर करते हैं वो डोमिनिक को कि कैसे वो उल्टे लटके हुए और कैंडल स्टिक से उसकी पिटाई हो रही है। सिर्फ उसमें से टॉफियां गिरनी बाकी थी, बाकी सब तो सेम ही था। तो ये मोमेंट जो थी काफी कूल थी, जबकि मैच की मैं यहाँ पे ज्यादा बात करूंगा नहीं। नंबर 9 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे मोमेंट आती है टिफनी स्ट्रैटन की, और ये उस मैच के बीच में से कहीं से नहीं, मैच के बाद की मोमेंट है, जब टिफनी को ऐसा लग रहा था, काफी ज्यादा सैड रिएक्शन था उनके चेहरे पे, डिसअपॉइंटमेंट थी कि क्यों मैं कैश इन नहीं कर पाई। बिकॉज ऑलमोस्ट एक परफेक्ट मोमेंट बन गई थी उनके लिए और क्लियरली वो अपनी इंटेंशंस अब मल्टीपल टाइम्स बता चुकी हैं कि वो कैश इन करना चाहती है नाया जैक्स के ऊपर। लेकिन नाया जैक्स ने इस बार भी उनको पकड़ लिया। लेकिन इस बार गाइस एक डिफरेंस था, उन्होंने यहाँ पे कन्फ्रंट नहीं करा टिफनी को, वो अकेली चली जाती है वहां से मैच जीत के। तो उनको भी अब क्लियरली पता लग चुका है कि टिफनी की बातें कैसी भी हो, लेकिन ये कैश इन तो मेरे ऊपर ही करना चाहती है। बिकॉज लिव मॉर्गन पे कैश इन करने का तो कोई भी यहाँ पे जो है हिंट भी नहीं दिया टिफनी ने। नंबर 8 की बात करते हैं तो ये भी मैच के बाद की मोमेंट है, सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर की, जब सीएम पंक को ऑक्सीजन दी जा रही है और वो ऑक्सीजन को हटाते हैं और बोलते हैं आई वांट टू कॉल माय वाइफ। अभी शॉकिंग मोमेंट तो नहीं, लेकिन एक कमाल की मोमेंट जरूर है, बिकॉज सीएम पंक ने इसको भी स्टोरी लाइन में प्ले करा है। और मैं आपको समझाता हूं कैसे। ड्रू मैकिंटायर ने स्टोरी में बात बोली थी कि मैं जिस तरीके से तेरे को मारूंगा, मैं जिस तरीके से तेरी हालत करने वाला हूं, तेरी वाइफ शायद तेरे को छोड़ के चली जाएगी। और सीएम पंक ने इस पूरी चीज को स्टोरी में प्ले करा और बताया कि जब मेरी ऐसी बुरी हालत हो रही थी कि मुझे सांस भी नहीं आ रही थी, पहला थॉट मेरे दिमाग में यह था कि मुझे अपनी वाइफ को कॉल करके बताना है कि मैं ठीक हूं और मैं ये हेल इन अ सेल मैच जीत चुका हूं। बिकॉज स्टोरी में यह भी बताया गया था कि दोनों लोगों की फैमिलीज ने मना करा उनको ये मैच लड़ने से और ऑब्वियसली वो घर पे बैठ के प्रे कर रहे थे। तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे कि शायद एजे अपने घर पे बैठ के मैच देख नहीं रही थी, लेकिन फिर भी सीएम पंक को कॉल करके उनको बताना था कि ये स्टोरी मैंने फाइनली खत्म कर दी है और इस वजह से उन्होंने वहां पे बोला आई वांट टू कॉल माय वाइफ। ये कोई ऐसे ही नहीं था, पूरा स्क्रिप्ट में डाला गया, बढ़िया तरीके से सोची समझी गई लाइन थी जो सीएम पंक की तरफ से बोली गई। नंबर 7 की मैं बात करता हूं, और यूजुअली बैड ब्लड जैसे पीएलईज पे जहां पे स्पेशल एंट्रेंसेस इतनी देखने को मिलती नहीं है, हम एंट्रेंसेस को ऐसे ही जाने देते हैं। लेकिन आज मैं बात करना चाहता हूं एक स्पेशल एंट्रेंस की, और स्पेशल एंट्रेंस कोडी रोड्स की नहीं है, स्पेशल एंट्रेंस रोमन रेंस की है। ये बंदा रेसलमेनिया के बाद पहली बार एक मैच के लिए इस मैदान में उतरा, डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिंग में उतरा, और व्हाट एन ऑरा भाई। मैं आपको बता रहा हूं, इतना मजा आया वो एंट्रेंस देखने में मुझे कि पूरा उसको मैंने डाइजेस्ट किया, मैंने नोटिस किया किस तरीके से रोमन रेंस की ऑरा वहां पे ड्रिप हो रही है। और जबकि टाइटल उनके पास नहीं है, तब भी जो शेप में वो आए हैं, जिस तरीके से अपनी लुक को मेंटेन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अब टाइटल नहीं है तो रोमन रेंस का एफर्ट कुछ कम हो गया अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर। और जिस तरीके से वो आए रिंग में, पायरो उनको सबसे ज्यादा अभी भी मिल रहा है, लास्ट मैन टू मेक एन एंट्रेंस इन द शो। उस एंट्रेंस ने हमको याद दिलाया कि क्या हम इतने टाइम से मिस कर रहे थे। और आई होप कि रोमन रेंस अब नॉर्मल हो जाए और काफी उनका स्केड्यूल जो है वो कंसिस्टेंट हो जाए, बिकॉज हर एक पीएलई पे
उनका मैच होना ही चाहिए रेसलमेनिया तक, और मैं चाहता हूं रोमन रेंस को कंसिस्टेंट देखना। तो डब्ल्यूडब्ल्यू को मेक श्योर करना पड़ेगा, लेकिन इस एंट्रेंस का कोई जवाब नहीं है भाई। जबकि बहुत सारी रोमन रेंस ने अपने करियर के अंदर स्पेशल एंट्रेंसेस दी हैं, लेकिन आज जो ये एंट्रेंस थी ना कोई स्पेशल इफेक्ट्स और ये सब होने के बावजूद भी जो सिग्निफिकेंस थी, जो इंपॉर्टेंस थी, वो एंट्रेंस की बहुत ज्यादा थी। नेक्स्ट मोमेंट की बात करते हैं नंबर 6 की, तो ये था जब गुंथर ने कॉल आउट करा गोल्डबर्ग को। बिकॉज ब्रेट हार्ट को तो बोल के चले गए कि गोल्डबर्ग मेरा फेवरेट सुपरस्टार है, ताकि ब्रेट हार्ट को भी बुरा लगे, लेकिन गोल्डबर्ग को बोल रहे हैं आके भाई मैंने तो झूठ बोला, तेरे को मैं कभी अपना फेवरेट सुपरस्टार मानूंगा नहीं। लेकिन जो बेस्ट लाइन थी वो थी उनके बेटे के लिए कि भाई गोल्डबर्ग जितना बेकार प्रोफेशनल रेसलर है, मैं होप करता हूं कि उससे कई गुना अच्छा वो तेरा बाप बन सके। लेकिन यहाँ पे गुंथर की भाई जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है, और ये इसलिए शॉकिंग मोमेंट में आता है बिकॉज किसी को पहली बात तो ये नहीं पता था कि गोल्डबर्ग इस शो में आने वाले हैं, और जब रिंग साइड पे दिखाया गया तो आई डोंट थिंक तब कोई भी ये बात सोच सकता था कि गुंथर की कन्फ्रंटेशन उनके साथ देखने को मिलेगी और ऐसे शॉट्स गोल्डबर्ग के अगेंस्ट लिए जाएंगे। अब अगर ये एक मैच के अंदर कन्वर्ट होता है तो और भी ज्यादा मजा आ जाएगा। आप लोग अपने ओपिनियंस मुझे जरूर कमेंट्स में दे सकते हैं। नंबर 5 की तरफ चलते हैं और ये हमारी टॉप 5 मोमेंट्स होंगी, और ये है बीड्स इन द माउथ रिवेंज सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर के मैच से। अब ये भी काफी एक सिग्निफिकेंट मोमेंट थी बिकॉज जबकि ब्रेसलेट को स्टोरी लाइन के अंदर बहुत पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, ड्रू मैकिंटायर ने सेम चीज सीएम पंक के साथ करी थी, और आज भी ड्रू मैकिंटायर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था कि जहां पे वो थंब टैग्स यूज करके सीएम पंक को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकते थे, वो इमोशनल एस्पेक्ट पे गए, वो मेंटली सीएम पंक को बर्बाद करना चाहते थे, इसलिए वो ब्रेसलेट के बीड्स उनके सर के ऊपर फेंके। और आज सीएम पंक ने अपने ऊपर वो इमोशन भारी नहीं होने दिया और साथ के साथ वो बीड्स उठाए और ड्रू मैकिंटायर के मुंह के अंदर डाल दिया। तो सिंपली रिवेंज, लेकिन रिवेंज इज समटाइम्स वेरी स्वीट, और सीएम पंक ने आज वो चीज दिखा दी। परफेक्ट एंडिंग थी, जितनी ज्यादा बात करी जाए उतना कम है, और इसीलिए मैं ये वीडियो भी बना रहा हूं बिकॉज ये स्पेसिफिक मोमेंट्स हम इतनी डिटेल में अपने रिव्यू में तो बात नहीं कर पाते हैं, तो इस वीडियो के जरिए मैं दोबारा रिलीव करना चाहता हूं, आप लोगों के साथ काउंटडाउन करना चाहता हूं कि क्या बेस्ट मोमेंट्स थी। नंबर 4 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आती है वो मोमेंट जब रोमन रेंस खड़े हैं जिमी ऊसो के साथ, और साथ के साथ वो उनको बोल रहे हैं कि हमें कोडी की हेल्प करनी चाहिए, और रोमन रेंस ना ही सिर्फ कोडी रोड्स की हेल्प करते हैं, ब्लड लाइन को दोबारा से अटैक करते हैं, लेकिन रोमन रेंस अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप उठा के कोडी रोड्स के हाथ में भी दे देते हैं। ये बहुत बड़ी मोमेंट थी ट्राइबल चीफ के, यानी कि ओरिजिनल ट्राइबल चीफ के इस कैरेक्टर में, बिकॉज अगर डब्ल्यूडब्ल्यू उनको बेबी फेस बना रही है, पूरे समय उनको ट्विनर की तरह नहीं दिखाया जा सकता कि इसको किसी से फर्क नहीं पड़ता है, तो सेल्फिश है, बिकॉज एक बेबी फेस कभी सेल्फिश नहीं हो सकता। और ये बहुत ही ज्यादा स्मार्ट तरीके से इसका यूज करा गया, बिकॉज ना तो रोमन रेंस के कैरेक्टर बिल्कुल यहाँ पे उल्लू की तरह दिखा कि मैं कोडी को हेल्प क्यों कर रहा हूं, लेकिन साथ के साथ रोमन रेंस की जितनी ज्यादा नजरें उस अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप पे बनी हुई थी, उनको इस बात की रियलाइजेशन भी थी कि ये टाइटल अभी मेरा नहीं है, टाइटल कोडी रोड्स का है। लेकिन अगर यही रोमन रेंस पुराने वाले ट्राइबल चीफ में होते तो सीधा आके बोलते फर्क नहीं पड़ता कि ये टाइटल तेरे शोल्डर पे है, कहलाता तो तब भी मेरा ही टाइटल है। पूरा एरोगेंट ईगो वाला आंसर हमें रोमन रेंस की तरफ से पहले सुनने को मिलता। तो एक कैरेक्टर बिल्डअप जो है यही स्पेशल बनाता है इसको लॉन्ग टर्म में, और जब रोमन रेंस फाइनली अपना वो रन कंप्लीट करेंगे और दोबारा चैंपियन बनेंगे तो ये सब बातें हम याद करेंगे कि कैसे बीच बीच में डब्ल्यूडब्ल्यू ने हमें इतनी बार हिंट्स दिए थे। नंबर 3 पे आते हैं और ये वो मोमेंट है जिसका सब लोग काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे। बहुत सारी ऐसी स्मैकडाउन्स की एंडिंग हमें देखने को मिली जहां पे लग रहा था कि यार ये बंदा वापस आ जाता तो बहुत मजा आ जाता। स्पेशली कुछ टाइम पहले जब कोडी रोड्स को इस मैच में डाला गया तो इस बंदे का नाम आ रहा था कि ये बंदा इस मैच का पार्ट क्यों नहीं है, लेकिन फाइनली ही इज बैक। और जब रोमन रेंस को जरूरत थी, रोमन रेंस को वो टाइम पे जरूरत थी कि वो पिन ना हो अपने पहले मैच में आफ्टर रेसलमेनिया, ही शोड अप एंड ही सेव्ड हिज ट्राइबल चीफ, और जिमी ऊसो इज बैक इन द डब्ल्यूडब्ल्यू। भाई जिमी ऊसो जो है ना इतना खुश तबीयत इंसान है, आई डोंट नो, मैं उनको पर्सनली ऑब्वियसली नहीं जानता हूं, लेकिन उनको देख के ऐसा लगता है कि ही ऑलवेज अट्रैक्ट्स पॉजिटिविटी। तो जबकि इतने टाइम से जिमी को हील बनाया जा रहा था, बेबी फेस में वो अलग से ही निखर के बाहर आएंगे। और जे ऊसो को जबकि बेबी फेस में अब अपने रन में इतनी अच्छी उनको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, चैंपियनशिप मिल चुकी है, तो मौका जिमी का भी कहीं ना कहीं आ चुका है। और कुछ टाइम तक मैं जे और जिमी को दूर ही रखना चाहूंगा, बिकॉज पहले ये देखने में मजा आएगा कि रोमन और जिमी का ये नया जो जेल्ड अप बेबी फेस वर्जन है वो साथ में कैसे काम करेगा। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग ये सिचुएशन होने वाली है, और जिमी ऊसो का रिटर्न भाई वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स थी। इनफैक्ट जो नंबर 1 मोमेंट होगी, अगर वो नहीं भी होती तो भी मैं इसको फिर नंबर 1 पे रखता, बिकॉज ये स्पेशल मोमेंट थी पर्सनली मेरे लिए। नंबर 2
पे आए तो ये भी जिमी ऊसो से रिलेटेड है और ये है वो गले मिलना, बिकॉज इसको मैं सेम मोमेंट में कंसीडर नहीं कर सकता। ये हिस्टोरिकल हग था रोमन रेंस और जिमी ऊसो के बीच में, बिकॉज इतने टाइम बाद वापस आना, और जिमी ऊसो ने रोमन रेंस को उस पॉइंट पे छोड़ा था जब वो बिल्कुल रोमन के साथ अलाइन थे, जे के साथ उनकी फ्यूड चल रही थी, लेकिन रेसलमेनिया 40 के बाद उनको ब्लड लाइन से बाहर निकाल दिया गया था। तो कभी भी जिमी और रोमन के बीच में प्रॉब्लम्स नहीं आई उस पॉइंट पे जब वो जे पे टर्न हुए समर स्लैम में, तब से जिमी हमेशा रोमन के साथ थे। तो भले ही अब रोमन रेंस बेबी फेस थे, लेकिन जिमी इसमें इंडिकेट करना चाहते हैं कि मैं अभी भी रोमन की साइड हूं, अगर रोमन रेंस अच्छे के लिए लड़ रहा है तो मैं भी अच्छे के लिए लड़ूंगा। तो इसमें ये देखने की जरूरत नहीं है कि आके जिमी भी बेबी फेस क्यों बन गया, इसमें स्टोरी ये है कि जिमी बिल्कुल रोमन रेंस के साथ ही रहने वाला है, और ऑब्वियसली वो रिवेंज वाला पॉइंट उनके लिए भी वैलिड है कि सोलो सिकोआ ने जो किया था उनके साथ, अब उसका बदला जिमी ऊसो को भी चाहिए। तो डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई भाई, अगर आप बैठ के सोचेंगे, ऐसे ऊपर से देख के शो चले नहीं जाएंगे, तो फिर समझ आएगा कि कितना डेप्थ में जाते हैं इन छोटी चीजों के लिए, कि वो कैसे हद तक लीड करना है, कैसे जिमी ऊसो आएंगे, पहले हाथ जोड़ेंगे रोमन रेंस के अगेंस्ट, उसके बाद ही वो हग होगा। ऐसे सीधे आके वो गले नहीं मिल जाएंगे और उसके बाद एक्नॉलेज किया जाएगा कि अभी भी जिमी ऊसो के लिए रोमन रेंस ही ट्राइबल चीफ है। लेकिन नंबर 1 मोमेंट की मैं बात करूं तो इसमें भाई कोई भी हमें डाउट नहीं होना चाहिए, बिकॉज दिस वाज एक्सपेक्टेड, लेकिन तब भी नंबर 1 ये इसलिए है बिकॉज यहां पे भाई मुझे लगता है कि स्टोरी लाइन रीजंस की वजह से सबसे बड़ी मोमेंट ये बनती है, और ये है द रॉक का रिटर्न। और ना ही सिर्फ रॉक का वापस आना, उनको स्टेयर करना रोमन रेंस को। हमने बात करी लास्ट वीडियो में कैसे ये स्टोरी अब ज्यादा रॉक और कोडी के अलावा रॉक और रोमन की पहले बन सकती है, और बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट इसके अंदर आने वाले टाइम में भी आ सकते हैं। तो रॉक का वापस आना, ऑफ एयर जाके प्रोमो कट करना, एक वार्निंग सेंड करना रोमन रेंस को और बाकी सबको जो उस रिंग में खड़े थे, अपनी यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट दिखाना, गुस्सा जताना, लेकिन उसके पीछे का रीजन नहीं बताया रॉक ने। और ये बहुत ही यूनिक तरीके से रॉक भी वापस आए, बिकॉज हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि अब हर फ्राइडे नाइट हमें रॉक देखने को मिलेंगे स्मैकडाउन पे, लेकिन कुछ ना कुछ उनका कंट्रोल इस पूरी चीज के ऊपर रहेगा। ये उन्होंने आज दिखा दिया, मैं कभी भी आ सकता हूं, मैं कभी भी जा सकता हूं, और इसी वजह से मैं फाइनल बॉस भी हूं। रॉक के रिटर्न ने इस ऑलरेडी कमाल के 9.5 आउट ऑफ 10 शो को वो 10 आउट ऑफ 10 तक धकेल दिया। और जबकि कुछ चीजें इस शो में थी जिनके बारे में हमने मेंशन भी नहीं करा इन टॉप 10 मोमेंट्स में, वो हम पीछे रख देंगे, बिकॉज इतनी ज्यादा चीजें जब तुम्हें अच्छी मिलती हैं तो भाई यहाँ पे हम डेव मेल्जर नहीं है जो क्रिटिक को क्रिटिक की तरह ही देखेंगे और उसको बिल्कुल रेटिंग देके अपने मन की संतुष्टियां बनाएंगे। तो आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं मुझे नीचे कमेंट्स में कि क्या एग्जैक्टली यही ऑर्डर था आपके मोमेंट्स का, या फिर ऊपर नीचे कुछ है वो कमेंट्स में जरूर देखना चाहूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो डेफिनेटली इसे लाइक करें, और मुझे ये भी बताएं कि हर पेपर व्यू के बाद जब अच्छा कुछ होता है तो हमें टॉप 10 बेस्ट मोमेंट्स, और जब बेकार हो तो वर्स्ट मोमेंट्स की वीडियो बनानी चाहिए या फिर नहीं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।